Welcome students. Today our topic is nucleus for BSc Part 1. आप चित्र में भी न्यूक्लियस का चित्र देख रहे हैं। न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं और छोटी कक्षाओं में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। हम थोड़ा और अधिक जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आप चित्र में देखते जाइए, न्यूक्लियस असल में है क्या। एक बार जानेंगे कि ये केंद्रक या न्यूक्लियस ये सेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंगक है। ये कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण करता है एवं संचालन करता है, इसलिए इसे नियंत्रण कक्ष या कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं और इसकी जो स्टडी है उसको कैरियोलॉजी कहते हैं। इसकी एक सबसे पहले खोज 1931 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब ये प्राप्ति स्थान कहाँ पर है, कहाँ पाया जाता है, तो सभी यूकैरियोट्स की सेल्स में ये पाया जाता है। इसका नंबर ज़्यादातर 1 होता है, लेकिन किन्हीं कोशिकाओं में बाइन्यूक्लिएट यानी 2 और मल्टी न्यूक्लिएट यानी 1 से अधिक भी पाया जाता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो साधारणतः एक केंद्रक में 3 प्रकार की रचनाएं होती हैं। एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक या अधिक न्यूक्लियोलाई होती हैं और इसमें एक साफ तरल पदार्थ घना प्रोटीन युक्त जीवद्रव्य पाया जाता है, जो एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस प्रकार से आप चित्र में देखते जाइए, क्रोमैटिन नेट, क्रोमोसेंटर, बाहर की ओर मेम्ब्रेन में राइबोसोम है और अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो उस पर राइबोसोम नहीं है। तो अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें तो केंद्रक को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये केंद्रकीय झिल्ली जो केंद्रक के चारों ओर होती है। नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। नंबर 3 न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्रिक। और क्रोमैटिन नंबर 4 क्रोमैटिन रेटिकुलम, क्रोमैटिन जाल। एक एक करके हम इनको लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। इसकी जो संरचना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होती है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है और इसके बीच में एक स्पेस होती है जिसको परिकेंद्रकीय स्थान या पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। प्रत्येक मेम्ब्रेन 90 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक की होती है और इनके बीच की जो स्पेस है वो 100 से 300 आर्मस्ट्रॉन्ग तक चौड़ी होती है। इसके जो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है उसको एक्टोकैरियोथिका भी कहते हैं और इसमें राइबोसोम्स दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसी प्रकार हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ी हुई रहती है। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक केंद्रकीय कला, उसको एंडोकैरियोथिका भी कहते हैं। इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसकी सतह चिकनी होती है और इसकी सतह पर तंतु और रेशे रूपी एक दूसरी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको फाइब्रस लैमिना कहते हैं। ये 25 से 80 नैनोमीटर मोटी या थिक होती है और क्रोमैटिन पदार्थ को स्थायित्व प्रदान करती है। फिर हम देखेंगे इसमें कुछ विशेष छिद्र हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में। इसके बारे में जानेंगे।
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर या केंद्रकीय छिद्र पाए जाते हैं। इनका डायमीटर 200 से 400 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है और इन छिद्रों में प्रत्येक छिद्र के अंदर एक छिद्र जटिल या पोर कॉम्प्लेक्स के रूप में एक जटिल रचना पाई जाती है। यह एक बेलनाकार रचना है और इसका विस्तार साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ भी होता है और अंदर की ओर न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होता है। इसका नाम एन्युलस दिया है। देखो बी के उधर लिखा हुआ है एन्युलस और वहाँ लिखा है पोर कॉम्प्लेक्स। एन्युलस के जो ब्लैब्स होते हैं या प्रवर्ध होते हैं, इसमें एन्युलस में 8 सूक्ष्म नलिकाएं, 8 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एन्युलर ग्रैन्यूल्स भी जिन्हें कहते हैं, उनसे बनी हुई रहती है और एक सेंट्रल ग्रैन्यूल होता है। एक प्रकार का पदार्थ इस छिद्र के ऊपर डायफ्राम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये जो डायफ्राम है, ये आवश्यकता अनुसार खोला या बंद किया जा सकता है। तो जो पदार्थ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, जैसे अणु हैं या कोई स्पेशल एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं, ये आदान प्रदान इसमें से आसानी से हो जाता है। दूसरा देखेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रकीय झिल्ली के भीतर एक पारदर्शी अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है। इसको न्यूक्लियर सैप बोलते हैं, कैरियोलिम्फ। ठीक है, और ये प्रोटीन्स का बना होता है जो सॉल और जेल की अवस्था में आवश्यकता अनुसार परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें जो है जो उपस्थित प्रोटीन्स, फास्फोरस, न्यूक्लिक एसिड्स, इनका मिश्रण पाया जाता है। और जब सेल डिवीजन होता है उस समय में ये स्पिंडल फॉर्मेशन में भी यानी तर्कु के निर्माण में भी भाग लेता है और डीएनए के रेप्लिकेशन और आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में भी इसकी इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूक्लियोलस के बारे में। आप चित्र में देखते जाइए तो आपको समझ आता जाएगा। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना ने 1784 में की थी और समस्त कोशिकाओं के अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। गोल आकार का है। प्रोफेज की अवस्था में ये लुप्त हो जाता है, लेकिन टीलोफेज में वापस दिखाई देता है। और केंद्रक की जो स्थिति है इसकी एक फिक्स होती है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में क्रोमोसोम के पास पाया जाता है और इसका नंबर इसका नंबर डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स के सेट पर, क्योंकि गुणसूत्रों के जो एक सेट के लिए एक न्यूक्लियोलस होता है। इसमें मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन्स पाए जाते हैं और चारों ओर डीएनए पाया जाता है। तो यह न्यूक्लियोलस से संबंध जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हीट्रोक्रोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है, किंतु ये केवल फॉस्फोप्रोटीन्स ही होते हैं। न्यूक्लियोलस का जो आरएनए है उसको राइबोसोमल आरएनए की भांति ही होता है ये भी, और इसमें फॉस्फेटेस और डीएनपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स आदि पाए जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में जो सेल्स पार्ट लेती हैं उनमें इसका साइज बड़ा हो जाता है, और जब समसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस, तो न्यूक्लियोलस अपनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसी कारण से नष्ट हो जाता है, तो फिर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन सदा के लिए रुक जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं उनको भेजने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट या मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है,
फिर हम देखेंगे, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, आप चित्र देखते जाइए, तो इसमें कुछ भाग हैं इम्पोर्टेंट। 4 भाग इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, दानेदार भाग, ग्रैन्युलर पोर्शन, 150 से 200 आर्मस्ट्रॉन्ग तक के दाने होते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। नंबर 2, रेशेदार भाग, फाइब्रिलर पोर्शन, चित्र में देखते जाइए, 50 से 80 आर्मस्ट्रॉन्ग के तंतुओं के बने हुए राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। तीसरा, एमॉर्फस रीजन, ये प्रोटीन्स का बना होता है और दानेदार रेशेदार दोनों प्रकार की इसमें रचनाएं हैं। चौथा भाग है न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम्स इसके साथ पाए जाते हैं और ये 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक के फाइब्रिल्स के द्वारा बना हुआ होता है। और इसके अंदर ये पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है उसके पास में पाया जाता है और उस इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन मटेरियल के बीच में, परिधि में आसपास पाया जाता है। तो हम इस प्रकार से ये देखेंगे कि राइबोसोम्स के जो फंक्शंस मुख्य आप चित्र में भी देख रहे हैं। राइबोसोम्स जो है वो बायोजेनेसिस करता है, राइबोसोम बनाता है, समसूत्री विभाजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण करता है और आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्रोमैटिन रेटिकुलम। तो केंद्रक के द्रव में हल्का स्टेन लिए हुए अभिरंजित धागे समान कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा एक जाल के रूप में फैली रहती है और उसको क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है, ये देखिए न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन रेटिकुलम। तो ये अगर बेसिक डाई से द्वारा क्रोमैटिन को अगर स्टेन किया जाता है तो इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो जब हम कुछ स्थानों पे इसको देखेंगे तो वो कंडेंस्ड अवस्था में होते हैं, गहरे अभिरंजित होते हैं, इनको हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। इस वाले हिस्से में डीएनए की मात्रा कम और आरएनए की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत जो कम कंडेंस्ड होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं, उनको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। इनमें डीएनए की मात्रा अधिक होती है यूक्रोमैटिन में और आरएनए की मात्रा कम होती है। फिर हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन। हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन हमने देख लिया। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक मुख्यतः न्यूक्लियोप्रोटीन्स द्वारा बना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें फैट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एंजाइम्स आदि भी पाए जाते हैं। तो जो मुख्य चीज़ें हैं जैसे बेसिक प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, लिपिड्स, ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम। कुछ एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज, पायरूवेट काइनेस, राइबोन्यूक्लियेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस। अब हम देखेंगे केंद्रक के कार्य क्या हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं। ये कोशिका की समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। दूसरा, क्योंकि केंद्रक के जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें डीएनए पाए जाते हैं और ये डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, आनुवांशिक। तो आनुवांशिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर सेल डिफरेंशिएशन के समय जब ये डेवलपमेंट होता है फीटस का, तो सेल डिफरेंशिएशन में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। फिर
राइबोसोम यानी राइबोसोमल आरएनए का निर्माण इसी से होता है। फिर इसके अंदर परफोरेटेड होता है, तो जो तत्वों का इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं इनका आदान प्रदान भी ये पोर्स के द्वारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें आनुवांशिक जो यानी जिनको जेनेटिक कोड बोलते हैं उसकी सूचनाएं निहित होती हैं। फिर इसमें ये कोशिका की सामान्य देखरेख भी करता है। इसके अलावा सामान्य देखरेख और रखरखाव जिसको बोलते हैं जनरल मेंटेनेंस, तो कोशिकाओं में जो सेल डिवीजन है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमारा न्यूक्लियस का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स।